हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 में। इस लेक्चर में हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास 11 में भी इसका कुछ तो भी पार्ट आपका हो चुका है। ओके, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका रिलेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, इसके वजह से ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को पढ़ के आगे जाएंगे, ताकि आपको एक जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से जो आपको रिलेशन डिराइव करना है वो आ जाए, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो सबसे पहली चीज, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को अप्लीकेबल है। ओके, सबसे पहली चीज। और जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, अगर आप उसमें डाइल्यूशन बढ़ाते हो, यानी मैं उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते जा रहा हूं, उसके वजह से आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगा। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो सी, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपको ये भी पता है कि मोलर कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होती जाती है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, डीओडी ये भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस वहां पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये सब चीजें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने के लिए हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं, और सबसे अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमने अभी तक के एग्जांपल में देखा है वो है एसिटिक एसिड। ओके, तो देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आप कंसीडर करो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, दैट इज एसिटिक एसिड CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एज डिसोसिएट एज, एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव एसिटेट आयन प्लस एसिड है तो H पॉजिटिव आयन जरूर देगा। ओके, अब देखो, जब इनिशियल स्टेज है, यानी ये रिएक्शन अभी स्टार्ट होने की है, मैं इसको कह देता हूं एट टाइम 0। अब इनिशियल स्टेट पे अगर ये फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सी है, और वो किसका है, तो रिएक्टेंट का है। और प्रोडक्ट रिएक्शन अगर स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, और प्रोडक्ट अगर फॉर्म नहीं होगा तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जीरो रहेगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जीरो रहेगा। अब मैं कह देता हूं कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई, कुछ तो भी रिएक्शन हो गई है एट टाइम t इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ टाइम पे। मैं ऐसा कह देता हूं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसका डिसोसिएशन बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, यानी ये जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है, इस कॉन्सेंट्रेशन में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल टूटेगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो C-1। इसके कॉन्सेंट्रेशन में से एक मॉलिक्यूल कम हो गया ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसके एक टूटने के बाद CH3CO निगेटिव इसका एक बनेगा, और H पॉजिटिव इसका एक बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इतना टूटा है तो एक ही टूटा है। तो ये आप ध्यान रखो, टोटल कॉन्सेंट्रेशन में से सिर्फ एक ही टूटा, इसके एक से इसका एक और इसका एक बनेगा। ओके, अब आप सोचो, अगर मैं इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे कंसीडर करूं, इक्विलिब्रियम पे एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कॉन्सेंट्रेशन ना अभी प्रोडक्ट का बदल रहा है, रिएक्टेंट का बदल रहा है, ये जितना टूटना था उतना टूट चुका है, अब कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल हो गया। आपको पता है, आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी है कि अब इसके आगे ना ये टूट रहा है ना वापस से ये बन रहा है, यानी ये ब्रेक डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा और वापस इसका फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। अब मैं कह देता हूं कि यहां से ये कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ तो भी सी अल्फा का कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक डाउन हुआ। देखो, अल्फा अल्फा का कुछ तो भी डिसोसिएशन हुआ है, सी अल्फा कुछ तो भी डिसोसिएट हुआ है, इसके एक से अगर इसका एक बनता है तो कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन से अगर इसका सी अल्फा अगर बनता होगा, इसके एक से इसका एक बन रहा है, तो इसके सी से इसका सी अल्फा अगर टूट रहा है तो ये कितने बनेंगे, तो सी अल्फा बनेंगे, सी अल्फा बनेंगे। इसके कुछ तो भी आयंस रहेंगे, इसके कुछ तो भी आयन रहेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी से हम बता रहे हैं। तो ये देखो, इसके एक से इसका एक और एक अगर बनता है, एक मॉलिक्यूल टूटने के बाद, अगर कॉन्सेंट्रेशन अल्फा अगर टूटा है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अल्फा बनेगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अल्फा बनेगा। थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत इजी टर्म्स है जो उनको समझ में नहीं आती है। इससे इसका इस एक टूटने की वजह से इसका एक और एक बनता है,
एक मॉलिक्यूल टूटने से अगर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन टूटा है तो इसका भी अल्फा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और इसका भी अल्फा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालना हमको पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो क्या है, सी अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्रैकेट से बताते हैं, और दूसरा भी क्या है तो सी अल्फा, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है बेटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी माइनस सी अल्फा। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहाँ पे देखो यहां से सी कॉमन निकाल सकता हूं, तो के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन, अगर मैंने यहां से सी कॉमन निकाल लिया, सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, ये हो रहा है। अब यहां से अगर मैंने सी को अगर कैंसिल कर दिया तो वहां पे देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू क्या बचता है तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और साथ ही सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये है हमारा ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का इक्वेशन जो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको यूज करना है। अब देखो ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ को मैं क्या कह देता हूं, अब आपका इलेक्ट्रोलाइट तो वीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका वीक है इसका मतलब देखो मैं कह देता हूं एज योर electrolyte as your electrolyte is weak, अब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा वीक है इसका मतलब प्रोडक्ट तो बहुत कम होंगे, रिएक्टेंट ही ज्यादा रहेगी क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल और नियरली इक्वल टू 1, इट बिकम्स नियरली इक्वल टू 1। अगर डिनोमिनेटर 1 बन गया तो समझ लेना डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस सी डीओडी। अब देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं कह सकता हूं के ए अपॉन सी, अल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं के अपॉन सी। अब आप देखो अब आप खुद सोचो, अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अंडर रूट के अपॉन सी। तो यहां से हमको पता चल रहा है देखो कॉन्सेंट्रेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में रिलेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन घटाया जाएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ाया जाएगा। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो तो डीओडी बढ़ेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा यानी डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डीओडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही तो हमने कहा है ना, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इससे हमको पता चल जाता है रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन और साथ ही साथ हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बीच का। तो ये भी एक इक्वेशन है जो आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ को आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन हमारे लिए, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको देखना है मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन सी। अब आप सभी को पता है कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड एट concentration C। आखिर आयंस फॉर्म होना यानी वही तो प्रोडक्ट है ना, वही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। और नीचे नीचे क्या होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कितने आयंस हमने डाले थे, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस, मैंने उस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सी के लिए, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितने नंबर ऑफ आयंस पहले थे, ओके, यानी कितने नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हो सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम ऐसा भी उसको कह सकते हैं। तो अल्फा देखो, अब मोलर कंडक्टिविटी, अब नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड एट कॉन्सेंट्रेशन सी, इसको हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ आयंस,
टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो वही हो गया है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी को हम टोटल नंबर ऑफ आयंस कह सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा जीरो। ये इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है बस, कि जब कॉन्सेंट्रेशन सी होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा जीरो, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। तो बस आपको ये इक्वेशन एक ध्यान में रखना है, मैंने बस आपको उसको मॉडिफाई करके बताने की कोशिश की, अगर नहीं याद रहता है तो सीधा सीधा ध्यान में रख लेना। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी में अगर रिलेशन निकालना है तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, आपको ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का इक्वेशन ध्यान में रखना है और ये इक्वेशन ध्यान रखना है, तब जाके आपको आगे का जो सॉल्विंग है वो आपको इजीली आ जाएगा। तो जल्दी से इसको आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक में ये अनसॉल्व्ड ऑप्टेन एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। ओके, ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ molar conductivity at concentration T and molar conductivity at infinite dilution and Oswald dilution law, यानी ये दो इक्वेशन को यूज करके आपको इन दोनों के बीच में का जो रिलेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा मोलर कंडक्टिविटी at concentration C and डिसोसिएशन डीओडी, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे, रिलेशन इज गिवन बाय डीओडी इज गिवन बाय, अभी हमने देखा कि अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इक्वेशन हमने अभी देखा था। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरी चीज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने देखा था। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन C, अल्फा स्क्वायर अपॉन C, उसके बाद क्या आता है 1 माइनस अल्फा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। अब सिंपली मैं क्या करने वाला हूं, अब आप आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा कि अल्फा की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर में पुटअप करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग वैल्यू of equation 1 in equation number 2, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट अप करता हूं। तो यहां पे देखो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू अल्फा C अपॉन अल्फा O जीरो स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा की जगह मैं रख देता हूं 1 माइनस अल्फा C अपॉन अल्फा जीरो। अब आपको पता है 1 माइनस अल्फा सी अपन अल्फा जीरो, यानी अल्फा जीरो माइनस अल्फा सी अपन अल्फा जीरो, यही होता है ना मैथमेटिक्स में। के ए इज इक्वल टू सिंपल मैथमेटिक्स है, अल्फा सी अपन अल्फा ओ, लैम्बडा सी अपन लैम्बडा ओ, ये कहेंगे इसको। अल्फा की जगह हम लैम्बडा भी कह सकते हैं। वो यहाँ पे देखो लैम्बडा जीरो माइनस लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा जीरो माइनस लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा जीरो। अब देखो मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, k इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा ओ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा ओ या फिर लैम्बडा जीरो, जो भी है कहना है आप कह सकते हो, लैम्बडा जीरो माइनस लैम्बडा सी, लैम्बडा जीरो स्क्वायर लैम्बडा जीरो कैंसल, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सी रहता है, तो k इज इक्वल्स टू आपके पास बचता है इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी स्क्वायर इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन लैम्बडा जीरो मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा जीरो माइनस लैम्बडा सी। तो ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट और इन दोनों में का रिलेशन। सिर्फ आपको क्या बताना चाहिए, तो सबसे पहले आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी पता की इक्वेशन पता होना चाहिए। दूसरा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पता होना चाहिए। बस आपको ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करनी है और इक्वेशन का आंसर निकालना है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे। इसके ऊपर का एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी बुक में गिवन में सॉल्व करके दिया हुआ है।
सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसने मोलर कंडक्टिविटी दे दी है। तो मैं कह देता हूं मोलर कंडक्टिविटी गिवन में, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड at 0.01 molar is equals to 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए इन्होंने उसकी मोलर कंडक्टिविटी दे दी है। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट 0.01 या फिर लैम्बडा सी, ये भी मैं इसको कह सकता हूं। ओके, अब देखो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलर। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये फाइंड आउट करनी है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डीओडी आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड इफ द मोलर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है आपको। उसके के साथ साथ इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है उन्हें, मोलर कंडक्टिविटी of acetic acid, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट उतना ही कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है उन्होंने एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है। यानी उन्होंने सीधा सीधा हमको लैम्बडा जीरो की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमें दे चुके हैं। ओके, अब ये हमको ये चीजें दी हुई है, ये निकालनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला देखो कौन सा यूज करते हैं, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो अगर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए है अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। यानी आपको अल्फा की वैल्यू अगर पता होगी तो ही जाके आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और अल्फा की वैल्यू हम लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा O से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो देखो अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा O, लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा O। अब लैम्बडा C की वैल्यू हमको दी हुई है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सॉरी लैम्बडा C की वैल्यू नहीं है, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा जीरो, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है ये 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है। लैम्बडा C की वैल्यू है 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो यूनिट तो सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे 16.5 डिवाइडेड बाय 390.7, अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 0.0422, और इसको कोई यूनिट नहीं रहेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई यूनिट नहीं रहता है। अगर हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कोई यूनिट रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ये अगर हमको निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता है कितने कॉन्सेंट्रेशन के लिए 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकालना है। तो K इज इक्वल्स टू 0.0422 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मोलर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 माइनस 0.0422। अब के की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इट विल कम टू नो नियर अबाउट 1.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इतनी आएगी। ओके, 10 रेज़ टू द पावर -5 ये इतनी आएगी वैल्यू।
तो ये इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मेन क्या है, तो ये दो फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज के ऊपर की इक्वेशंस आपको सॉल्व करता आना चाहिए। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी पता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इजीली निकाल सकते हो। तो बस ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, इसके ऊपर का प्रॉब्लम ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, रिलेशन वगैरह डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो रिडक्शन पार्ट में चला जाएगा। ओके, तो आप इस इन दोनों इक्वेशंस को याद रखो, क्योंकि प्रॉब्लम रिडक्शन में नहीं गया है, तो ये प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए।